शहर के सबसे पॉश इलाके में एक शानदार कमर्शियल बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश का हाईटेक ऑफिस था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों से बाहर शहर का साफ और शांत आसमान दिख रहा था। तभी शीशे का दरवाजा खुला और 35 साल का करण अंदर दाखिल हुआ। उसके महंगे डिजाइनर सूट में सिलवटें पड़ी थीं और एसी की इतनी ठंडक के बावजूद उसके माथे पर पसीना चमक रहा था, जो किसी और चीज का नहीं बल्कि खौफ का था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। करण सामने रखी प्रीमियम लेदर की कुर्सी पर धम से बैठ गया। अविनाश जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इससे पहले कि मेरी पत्नी श्रुति मुझे मार डाले या मुझे पागल खाने पहुंचा दे। अविनाश ने अपनी कॉफी का कप टेबल पर रखा और अपनी डायरी खोली। शांत हो जाइए करण, गहरी सांस लीजिए और तफसील से बताइए। श्रुति ऐसा क्यों करेगी? वो मुझे गैसलाइट कर रही है। पिछले 6 महीने से मेरी जिंदगी एक नर्क बन चुकी है। मेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। मैं अपनी कार की चाबियां टेबल पर रखता हूं और वो मुझे फ्रिज के अंदर सब्जियों के बीच मिलती हैं। मेरे ऑफिस के लैपटॉप का पासवर्ड रातों रात बदल जाता है। जब मैं उससे पूछता हूं तो वो मुझ पर ही चिल्लाती है, कहती है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे शक करने की बीमारी हो गई है। कल रात मैंने उसे मेरे दूध के गिलास में कुछ मिलाते हुए देखा। जब मैंने पीने से मना किया और उस पर चिल्लाया तो उसने शांति से गिलास सिंक में बहा दिया और कहा कि मुझे पैरानोइया हो गया है। वो मुझे यकीन दिलाना चाहती है कि मैं अपना दिमागी संतुलन खो चुका हूं। करण ने अपने कांपते हाथों से अपनी कोट की अंदरूनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह बिल मुझे आज सुबह श्रुति के पर्स की सीक्रेट पॉकेट से मिला है। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद मेरी रूह कांप गई। यह थैलियम का बिल है, एक ऐसा रंगहीन और गंधहीन जहर जो धीरे धीरे नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है। मौत बिल्कुल नेचुरल हार्ट अटैक जैसी लगती है। पोस्टमार्टम में भी आसानी से पकड़ में नहीं आता। वो मुझे मारना चाहती है और दुनिया को यह दिखाना चाहती है कि मैं पागल हो गया था। अविनाश ने उस बिल को ध्यान से देखा। थैलियम आम बाजार में नहीं मिलता। इसे डार्क वेब या किसी बहुत ही शातिर अंडरग्राउंड डीलर से ही खरीदा जा सकता था। मामला वाकई गंभीर था। अगर श्रुति वाकई इतना खौफनाक खेल खेल रही है तो हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। आप आज रात उसे बताए बिना मुझे अपने घर बुलाइए। मैं आपके घर के लिविंग रूम, किचन और आपके बेडरूम के उन कोनों में हिडन माइक्रो कैमरे लगा दूंगा जहां से उसकी हर हरकत रिकॉर्ड हो सके। करण ने राहत की एक लंबी सांस ली और हामी भर दी। उसी रात जब श्रुति सो रही थी, अविनाश ने करण के आलीशान घर में 4 नाइट विजन माइक्रो कैमरे प्लांट कर दिए। अगले 1 हफ्ते तक अविनाश अपने ऑफिस के कंट्रोल रूम में बैठकर उन कैमरों की 24 घंटे की लाइव फीड मॉनिटर करता रहा। शुरुआती 6 दिनों तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल दिखा। श्रुति एक आम हाउसवाइफ की तरह अपना काम करती, टीवी देखती और सो जाती। लेकिन 7वें दिन की रात मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखा उसने अविनाश की आंखों की नींद उड़ा दी। 8वें दिन की सुबह अविनाश ने करण को तुरंत अपने ऑफिस बुलाया। करण जब पहुंचा तो वो पहले से भी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसके बाल बिखरे थे और आंखों में दहशत थी। करण ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। क्या मिला अविनाश जी? क्या आपने उसे मेरे खाने में जहर मिलाते हुए रिकॉर्ड किया? मुझे कल रात से चक्कर आ रहे हैं। मुझे यकीन है उसने कल रात मेरे पानी में वो थैलियम मिलाया है। मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, प्लीज पुलिस को बुलाइए। अविनाश अपनी जगह से नहीं हिले। उनके चेहरे पर कोई घबराहट या हमदर्दी नहीं थी। उन्होंने अपना लैपटॉप धीरे से घुमाकर करण की तरफ कर दिया। करण, मैंने पूरे 1 हफ्ते की फुटेज देखी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हारे घर में वाकई तुम्हें गैसलाइट किया जा रहा है। तुम्हारे लैपटॉप के पासवर्ड्स बदले जा रहे हैं, चाबियां फ्रिज में रखी जा रही हैं और रात के अंधेरे में तुम्हारे दूध के गिलास में कुछ मिलाया भी जा रहा है। करण की आंखों में एक आक्रामक चमक आ गई। मैंने कहा था ना, वो चुड़ैल मेरी जान की दुश्मन बन गई है। पुलिस को बुलाइए अविनाश जी, ये फुटेज उन्हें दिखाइए, उसे अरेस्ट करवाइए। अविनाश ने अपनी डेस्क की दराज से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे लैपटॉप में लगा दिया। पुलिस को मैं अभी बुला लूंगा करण, लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले तुम ये फुटेज खुद देख लो। अविनाश ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर रात के 3:15 का समय दिख रहा था। बेडरूम का नजारा था। नाइट विजन कैमरे की हरी रोशनी में साफ दिख रहा था कि श्रुति गहरी नींद में सो रही है।
तभी करण बिस्तर से उठा। उसने कोई नींद में चलने वाली हरकत नहीं की। उसके कदम बिल्कुल सधे हुए थे, उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं और उसका फोकस एकदम सटीक था। फुटेज में करण ने चुपचाप श्रुति के पर्स से उसकी कार की चाबी निकाली और किचन में जाकर उसे फ्रिज की सब्जी वाली ट्रे के नीचे छिपा दिया। उसके बाद वो वापस लौटा। उसने श्रुति का फोन उठाया, उसके अंगूठे से फिंगरप्रिंट सेंसर अनलॉक किया, कुछ मैसेजेस डिलीट किए और फोन वापस रख दिया। अगली क्लिप ठीक 24 घंटे बाद सुबह 5:30 बजे की थी। करण किचन में अकेला खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, शीशी का ढक्कन खोला, उसमें से कुछ बूंदें दूध के ग्लास में डाली और फिर उस शीशी को बेहद चालाकी से ले जाकर श्रुति के हैंडबैग की सीक्रेट पॉकेट में छिपा दिया। करण लैपटॉप की स्क्रीन देखकर पत्थर की तरह सुन्न पड़ गया। उसके चेहरे का सारा खौफ, सारी घबराहट और कांपते हुए हाथ अचानक एकदम स्थिर हो गए। करण ने गला साफ किया और हकलाने की एक्टिंग करने लगा। ये मैं क्या कर रहा हूं? मुझे तो ये कुछ याद ही नहीं। अविनाश जी, क्या मुझे कोई स्लीप डिसऑर्डर है या क्या मुझे कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया है? क्या मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बट गया है? अविनाश ने जोर से लैपटॉप बंद किया। उनकी आवाज कमरे में चाबुक की तरह गूंजी। बकवास बंद करो करण, ओवर एक्टिंग मत करो। कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है तुम्हें। तुम्हारे सधे हुए कदम और तुम्हारी आंखों का फोकस चीख चीख कर बता रहा है कि तुम जो भी कर रहे हो पूरी होशो हवास में एक बहुत ही ठंडे और कैलकुलेटेड दिमाग के साथ कर रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण की जो पीठ अभी तक डर से झुकी हुई थी, वो अचानक बिल्कुल सीधी हो गई। उसने हकलाना बंद कर दिया। वो बस अपनी ठंडी नजरों से अविनाश को घूरने लगा। अविनाश ने अपनी टेबल की दराज से एक मोटी लीगल फाइल निकाली और उसे टेबल पर पटक दिया। जब मुझे तुम्हारी बातों पर शक हुआ तो मैंने एक डिटेक्टिव होने के नाते तुम्हारी बैकग्राउंड और फाइनेंशियल चेकिंग की। तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिवालिया है। तुम पर अंडरवर्ल्ड का 20 करोड़ का कर्ज है और श्रुति के नाम 25 करोड़ का इंश्योरेंस है। एक नॉर्मल मर्डर में तुम पकड़े जाते। कानून का नियम है कि कातिल को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता, लेकिन तुम दुनिया को और सबसे जरूरी कानून को यह साबित करना चाहते थे कि तुम पागल हो चुके हो। अविनाश ने उस थैलियम वाले जहर के बिल पर उंगली रखी जो करण ने खुद ही उसे दिया था। अविनाश ने गहरी सांस ली और अपनी बात पूरी की। अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हारे वकील मेरे कैमरों की फुटेज कोर्ट में पेश करते और साबित कर देते कि तुम्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है। इंसैनिटी प्ली के तहत कोर्ट मान लेती कि तुम्हारा अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं था और तुमने अपनी पत्नी को सिर्फ बीमारी के भ्रम में मारा। और यहीं तुमने कानून का सबसे बड़ा लूप होल इस्तेमाल किया करण। अगर तुम पागल साबित हो जाते तो कानूनी तौर पर तुम कातिल नहीं कहलाते, और चूंकि तुम कातिल नहीं हो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा 25 करोड़ का क्लेम रोक ही नहीं सकती थी। अदालत तुम्हें फांसी नहीं, इलाज के लिए मेंटल असाइलम भेजती है और पीछे से तुम्हारे वकील तुम्हारी देखभाल के नाम पर वो 25 करोड़ रुपए वसूल लेते। और 2-3 साल बाद जब डॉक्टर तुम्हें पूरी तरह ठीक घोषित करके आजाद करते तो बाकी के 5 करोड़ रुपए तुम्हारा इंतजार कर रहे होते। तुमने मुझे जासूस बनाकर नहीं, बल्कि अपने पागलपन की मोहर लगाकर इंश्योरेंस के 25 करोड़ रुपए की गारंटी पक्की करने के लिए हायर किया था। कमरे में अब जो खामोशी थी वो दम घोटने वाली थी। करण के चेहरे से अब बेचारे पति का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका था। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक बेहद ठंडी, डार्क और खौफनाक चमक थी। उसके होठों पर एक बहुत ही धीमी कैलकुलेटेड मुस्कान फैल गई जो किसी साइकोपैथ की निशानी थी। उसने अपनी कुर्सी पीछे की, आराम से पैर पर पैर रखकर बैठा और अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली। उसने बहुत शांति से अपना महंगा पेन निकाला और चेक पर एक अमाउंट भरकर साइन किया। उसने चेक अविनाश की तरफ सरका दिया। तुमने केस को बहुत अच्छी तरह डिकोड किया अविनाश। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स वाकई कमाल की हैं। शायद इसीलिए तुम शहर के सबसे महंगे डिटेक्टिव हो। लेकिन मैं मेंटल असाइलम में अपने कीमती 3 साल बिताना नहीं चाहता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा प्लान बी था। मेरा प्लान ए ये है कि श्रुति की मौत एक अनसुलझा रहस्य हार्ट अटैक बनकर रह जाए और पुलिस का झंझट ही ना हो, और तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे। करण आराम से कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलने से पहले उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराया। वो थैलियम वाला दूध श्रुति ने आज सुबह ही पी लिया था और घंटे भर पहले अस्पताल में उसकी मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने उसे एक नॉर्मल हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं डिटेक्टिव।
या तो अभी पुलिस को कॉल करो और मुझे अरेस्ट करवा दो, या फिर इस 1 करोड़ के चेक को अपनी जेब में रखो और इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दो। तुम अपनी ईमानदारी चुनो या अपना लालच, दोनों ही सूरतों में जीत मेरी ही होगी। फैसला तुम्हारा है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ करोड़ों का लालच। अगर आप अविनाश होते क्या चुनते, ईमानदारी या लालच? नीचे कमेंट करके बताइए। और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए शापित फाइल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।